नमस्कार, जोहार। न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। एक याद आ रहा है मुझे गाना, चूंकि नागपुरी भाषा का है, हमारी मातृभाषा का है कि नागपुर कर कोरा, आपने भी सुना होगा। उसमें नागपुर के सौंदर्य की बात की गई है, झारखंड के सौंदर्य की बात की गई है कि वन रे पतरा, नदी नाला, टाका टुकू, सब कुछ की बात है। तो झारखंड किन किन चीजों में फेमस है वो तमाम बातें हैं उसमें, लेकिन झारखंड में कुछ और भी चीजें फेमस हैं। और मैं तो कहता हूं कि इन चीजों के लिए झारखंड को, बाकायदा झारखंड के अधिकारियों को, झारखंड के सिस्टम को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह देनी चाहिए। मेरा मानना है कि जो चीजें, ऐसी चीजें जो झारखंड में होती हैं वो और कहीं नहीं हो सकती। ऐसी क्या चीजें हैं जिसकी मैं इतनी तारीफ कर रहा हूं, तो मैं बताता हूं कि अमूमन देश विदेश कहीं चले जाइए, जब किसी पर गंभीर आरोप लगते हैं, जब किसी के खिलाफ चार्जशीट हो जाती है, तो भैया कम से कम इतना तो बनता है कि उसके प्रमोशन नहीं हो, कम से कम उसके खिलाफ जांच हो। पर झारखंड में जांच जिसके खिलाफ बैठती है, दनादन प्रमोशन मिलते हैं। हम आज बाकायदा एग्जाम्पल के साथ ये बात बताएंगे, और बताएंगे डंके की चोट पर। झारखंड एक अनोखा राज्य है। अगर मैं ये बात कहूं तो क्या आपको आश्चर्य होगा? आपसे अगर मैं पूछूं कि झारखंड में फेमस क्या है, तो आप कहेंगे नदी नाला, पहाड़, टाका टुकू, वन पतरा, ये सारी चीजें। लेकिन ये सब तो है ही, इसके साथ ही यहां एक और अजीब सी चीज है जिसके लिए हमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह मिलनी ही चाहिए। ये इकलौता ऐसा राज्य है जहां भ्रष्टाचार के आरोपियों को प्रमोशन नहीं मिलता, दनादन प्रमोशन मिलता है, दनादन प्रमोशन मिलता है, तरक्की मिलती है, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी मिलती है। मानो कहा जाता है सिस्टम से, बोका 1000 रुपया का भ्रष्टाचार काहे कियो, 1 करोड़ का भ्रष्टाचार करो। देखिए, एक ऐसे अधिकारी से हम आपको मिलाते हैं जिनके ऊपर अभी जिम्मा है नगरीय विकास के तहत आने वाले जुडको का, कि भैया जुडको में जो महत्वपूर्ण काम चल रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं, नाले बन रहे हैं, पाइपलाइंस बिछ रही हैं, भैया उसमें करोड़ों के बारे नारे कीजिए, कोई देखने वाला नहीं है। जबकि ये अधिकारी चार्जशीटेड है, और भी हैरू गैरू से नहीं, सीबीआई से। देखिए ये रिपोर्ट हमारी, फिर हम आगे की बातचीत करेंगे। एक बार तारुफ करवा देता हूं संजय कुमार सिंह साहब से, जिनकी फोटो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, और इनका परिचय बता रही है चार्जशीट नंबर 10/2015। दिखाइए वो रिपोर्ट। पहले इस चार्जशीट को देखिए। ये चार्जशीट सीबीआई के एंटी करप्शन ब्रांच की तरफ से। ये चार्जशीट तब के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सिविल इंजीनियर रहे संजय कुमार सिंह के खिलाफ। चार्जशीट नंबर 10/2015। ये चार्जशीट पीसी एक्ट के तहत। इस चार्जशीट में आरोप है कि संजय कुमार सिंह की संपत्ति आय से अधिक है। आप खेल देखिए, जिस पर सीबीआई ने चार्जशीट दायर की है। झारखंड इकलौता ऐसा राज्य है जहां उन्हें प्रमोशन मिलता है। अब देख लीजिए संजय कुमार सिंह साहब। ये संजय कुमार सिंह जुडको में प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। जुडको के कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट इनके नाम। जुडको यानी झारखंड अर्बन डेवलपमेंट कंपनी, शहरी विकास। लेकिन ऐसे लोग कैसे करेंगे शहरी विकास, इसका जवाब है किसी के पास। सीयूजे में हुए 200 करोड़ के घोटाले के आरोपी इंजीनियर संजय कुमार सिंह को जुडको में करोड़ों के निर्माण की जिम्मेवारी मिली। हजारीबाग, रामगढ़ सहित कई जिलों में जुडको द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य संजय कुमार सिंह की देखरेख में हो रहा है। ये वही संजय कुमार हैं जिन पर कुछ ही वर्ष की नौकरी के दौरान आय से 70 लाख रुपए अधिक जमा करने का आरोप है। सीबीआई जैसी जांच एजेंसी ने बताया है कि संजय कुमार सिंह ने आय से 460% ज्यादा एकत्र की। जांच एजेंसी ने संजय के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर दिया है। संजय सिंह को झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, जुडको को नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत होने वाले निर्माण कार्य कराने की जिम्मेवारी साल 2017 में मिली। साहेबगंज में 300 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले
नमामि गंगे प्रोजेक्ट का जिम्मा संजय कुमार को सौंपा गया था। जुडको में बतौर परियोजना प्रबंधक के तौर पर संजय कुमार नमामि गंगे के अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना और गोड्डा राजमहल जलापूर्ति योजना का काम देख रहे थे। आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई ने संजय कुमार सिंह के झारखंड और बिहार के 3 ठिकानों पर छापा मारा, जिसमें बैंक पासबुक और निवेश के कागजात सहित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए थे। संजय के खिलाफ दाखिल चार्जशीट में बताया गया है कि जुलाई 2011 से सीयूजे में नियुक्ति के कुछ दिनों के बाद ही उनकी आय में 2 गुना बढ़ोतरी हो गई। साल 2012-13 में संजय ने अपना इनकम 6,83,000 रुपया दिखाया, जबकि उस साल वेतन मद में मात्र 2,80,000 रुपए ही मिले थे। इस तरह साल 2013-14 में सीयूजे इनकम असेसमेंट में संजय की आय 4,18,000 के एवज में 13,000 रुपए इनकम टैक्स की कटौती की गई। मगर इसी वित्त वर्ष में संजय ने अपना इनकम 9,12,740 रुपए दिखाते हुए 1,15,090 रुपए का टैक्स भुगतान किया। इनकी पत्नी जो 2011-12 तक इनकम टैक्स नहीं देती थी, वित्तीय वर्ष 2013-14 में पत्नी ने 4,12,870 रुपए इनकम दिखाते हुए टैक्स का भुगतान किया। हम अपने मन के सवाल लेकर संजय कुमार सिंह के पास पहुंचे तो हमें पता चला कि संजय सिंह आजाद भारत के इकलौते ऐसे शख्स हैं जिनको अपने ऊपर लगे आरोपों के जवाब देने का अधिकार नहीं। तो फिर हमने जुडको के पीआरओ से पूछा कि सर ऐसे कैसे, तो जवाब मिला, वो सुन लीजिए। शुरू से काम कर रहे हैं और अच्छे परफॉर्मेंस उनके यहाँ पे है। जो भी उन्होंने काम किया अच्छा किया है। और क्या उनके बैकग्राउंड की जानकारी आप लोगों को है कि वो दागी हैं? दागी हैं, दागी रहना और नहीं रहना ये सब न्यायपालिका के अधीन अभी है। जब तक कोर्ट से फैसला कुछ नहीं हो जाता तब तक वो प्रक्रियाधीन कहा जाएगा। और आरोप और चार्जशीट का मतलब ये होता है कि वो दोषी नहीं माना जाएगा। और संजय कुमार सिंह जो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, वो बाकायदे अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के आदेश और जो भी सरकारी प्रक्रिया होती है उसको पूरी करने के बाद, यानी विभाग को उनके बारे में पूरी जानकारी है कि वो 400% जो है उनकी आय से अधिक संपत्ति है। नहीं, इस मामले की बात नहीं है। जो चार्जशीट वाली मामले होती है वो होती है 400% का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी हम 2 लाख में 17 लाख में 18 लाख में खरीदे 95 में, उसकी वैल्यू 400% विभाग को पता है ये चीज? विभाग को ये इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन वो ये जो चार्जशीट वाला मामला है या पुराना जो भी सीओजी वाला मामला है वो ऑलरेडी कई बार लिखा पढ़ी उसकी हो चुकी है और उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया, अपना भी हर चीज दिया है। 2017 से जुडको में एक दागी इंजीनियर कर रहा है काम, लेकिन विभाग को सब कुछ या तो नहीं मालूम है या अगर मालूम है तो ये एक बेहद चिंताजनक स्थिति है। क्योंकि जुडको में जिस टेबल का वो इंचार्ज है उसके पास 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का बजट है, और ऐसे व्यक्ति का जिस पर सीबीआई की जांच चल रही हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में घपले और घोटाले करके अपनी संपत्ति को 400 गुना बढ़ाने का आरोप हो, ऐसे व्यक्ति को जुडको जैसी महत्वपूर्ण संस्था में बाकायदा 1000 करोड़ का बजट देकर, एक टेबल देकर उसको ये महती जिम्मेदारी आखिर क्यों दी गई है? या तो अफसर इस पूरी के पूरी मिली भगत में जिम्मेदार हैं, हिस्सेदार हैं। अगर ऐसा नहीं है तो खुद इंजीनियर को सामने आकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। कमाल की बात ऐसी है कि मेरे पास वो चार्जशीट मौजूद है। उस चार्जशीट में कुछ चीजें हैं जो मैं चाहता हूं कि दर्शकों को मैं बताऊं। मैंने उसकी सॉफ्ट कॉपी अपने फोन में रखी हुई है। उस चार्जशीट की शुरुआत कुछ यूं होती है कि ऊपर में लिखा हुआ है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंटी करप्शन ब्रांच। ठीक है, अब सबसे पहली चीज, जैसा कि हमारे मित्र पीआरओ साहब बोल रहे थे कि भाई किसी पर भी आरोप तो लगाया जा सकता है। प्रभु आप मेरे ऊपर आरोप लगा दीजिए, कितना भी बड़ा, सीबीआई जांच करेगी क्या? सीबीआई
हलवा गाजर का हलवा है कि सूजी का हलवा, ये जांच करना सीबीआई का काम है? सीबीआई जांच करती है क्या? ये जब तक कोई सीरियस मामला नहीं होता है तब तक सीबीआई उसमें पड़ती ही नहीं है प्रभु। और कह रहे हैं कि भैया वो उनका काम अच्छा तो रहेगा ही प्रभु, अच्छा कैसे नहीं रहेगा? इंटरव्यू जब होता है जुडको का, तो उस जुडको में आप बताइएगा कि आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में काम किया है, अनुभव है आपके पास, लेकिन काम क्या किया है? असल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का काम ही कर दिया है, ये आप बताएंगे नहीं तो भैया वो तो काम तो बढ़िया रहेगा ही। चलिए मैं यहां पर डंके की चोट पर पूछता हूं कि ऐसा कौन सा जबरदस्त परफॉर्मेंस है इनका कि इनको हजारों हजार करोड़ का प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया गया, बता दीजिए। हो सकता है जुडको ने एक कंपटीशन किया होगा, मछली ऊपर घूम रही होगी, पानी में मछली की छवि देखनी होगी और ऊपर देख करके तीर मार दिया होगा इन्होंने। मुझे लगता है यही टैलेंट रहा होगा, तभी इतना प्रमोशन मिल सकता है। आप कह रहे हैं कि सीबीआई कितने लोगों पर सीबीआई का आरोप है मुझे बताइए? सीबीआई ने चार्जशीट कितने लोगों के खिलाफ फाइल की हुई है? कमाल की बात करते हैं। मेरे जैसा अनपढ़ जाहिल आदमी जब इतना समझता है, आप तो पढ़े लिखे आदमी, इतने अच्छे पोस्ट पर बैठे हुए हैं, आपसे ऐसी हल्की बात की उम्मीद नहीं करते हम। चलिए अब आते हैं इस चार्जशीट पर। बहरहाल चार्जशीट में लिखा हुआ है कि संजय कुमार सिंह, ठीक है, इनको 3 बार एक्सटेंशन मिला है। ये कॉन्ट्रैक्ट पर थे बाकायदा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में, ये कॉन्ट्रैक्ट पर थे और 3 बार इनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया गया है। और कह रहे हैं कि 400% ठीक है, आपने मतलब आंकड़ों के हिसाब से आप देखें तो 400% बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसे आप फिजिकली देखिएगा तो 400% होता है, आप इसको देख लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं होता है। अरे प्रभु गजब की आप बात कर रहे हैं, 400% मतलब मजाक बना के छोड़ दिए आप लोग और कुछ नहीं है। मेरा पैनल तो मेरे साथ है, लेकिन सबसे पहले मैं डॉक्टर तनुज खत्री के पास आ रहा हूं। डॉक्टर तनुज, एक सिंपल सा सिविल इंजीनियर, ठीक है, सिविल इंजीनियर जो है घपला करता है, सीबीआई चार्जशीट करती है। सीबीआई की चार्जशीट, इतना तो आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं, सीबीआई की चार्जशीट हर किसी पर नहीं होती है। सीबीआई अगर चार्जशीट कर रही है तो मामला गंभीर है। वो कह रहे हैं कि सीबीआई की चार्जशीट का मतलब आरोपी भी नहीं है, तो मैं कहता हूं कि सीबीआई की चार्जशीट का मतलब बेगुनाह भी तो नहीं है। तो अगर आप उनको जेल में नहीं डाल सकते चार्जशीट पर, तो आप उनको प्रमोशन भी तो नहीं दे सकते क्या? मैं अगर लॉजिकली गलत हूं तो तनुज भाई मुझे सही कर दीजिए। बिल्कुल, देखिए जुडको की स्थापना भी जो हुई थी वो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के पहले कार्यकाल में हुई थी 2013 के अंदर में, और इसका एकमात्र काम था कि जो भी शहरी विकास है, जो विभाग है, मंत्रालय है, उसको सहयोग करना एडमिनिस्ट्रेशन के काम पर और तमाम जो चीजें हैं उसके काम पर। और लगातार पिछले सालों में जुडको ने वो काम किया भी है। और लेकिन चूंकि मसला यहां पर ये आ रहा है, आपके माध्यम से जो चीजें सामने लगातार आ रही है, मुझे याद आ रहा है अभिषेक भाई कि पिछले दिनों हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी का घोटालों को लेकर के इसी पैनल पर मैं भी मौजूद था। किस तरीके से मिनिस्ट्री ने वहां के वाइस चांसलर के खिलाफ आरोप पत्र तय किया है। अब तो ये ताज्जुब की बात है कि ये इसमें भी जो बैठे हुए पदाधिकारी हैं ये भी उसमें शामिल थे, ये भी बातें सामने पहले से ही थी। लेकिन दुखद बात यह है कि लगातार, चूंकि देखिए जब से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने झारखंड की कमान संभाली है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जितने तरह के घोटाले हुए थे और ऐसे ऐसे तमाम लोगों को जो उन्होंने उसको एक तरह से स्पॉन्सर करने का काम किया था, एक तरह से उनका लालन पालन करने का काम किया था ऐसे भ्रष्टाचार। चूंकि एक अकेला व्यक्ति इस तरीके का कोई भ्रष्टाचार नहीं कर सकता है, आखिर उसको सरकारी संरक्षण प्राप्त था, तभी तो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि केंद्र के अधीन है उसमें उसको जगह मिलती है और वहां आराम से वो घोटाला करके, इतना बड़ा घोटाला उसको करके निकल जाता है। और उसके बाद फिर वही व्यक्ति जो है राज्य सरकार के संस्था में रह करके इस तरीके के चीजों को अंजाम देता है। तो ये सवाल तो सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाना चाहिए कि आपने किस तरीके से और किस प्रकार से इनको संरक्षण दिया, सीधी तौर। मैं भारतीय जनता पार्टी से ही पूछूंगा, क्योंकि मेरे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर श्रीवास्तव जी भी है, मेरे साथ न्यूज 11 भारत के एसोसिएट एडिटर अमित सिंह साहब भी हैं, लेकिन मैं आप दोनों के पास बाद में आऊंगा। मैं पहले एक बार भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र जुड़ चुके हैं, प्रतुल शाहदेव साहब हैं। प्रतुल शाहदेव साहब, देखिए पॉलिटिकल बात आ गई है भाई, सिंपल सी चीज है कि एक सिविल इंजीनियर आय से अधिक संपत्ति, 400 गुना संपत्ति सीबीआई
फाइंड करती है, सीबीआई चार्जशीट करती है, कई छापे भी मारती है बिहार में जाकर के। ये मैं जहां तक समझता हूं कि ऐसे लोगों को ऐसे लोग, मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि ना बीजेपी के होते हैं, ना कांग्रेस के होते हैं, ना जेएमएम के होते हैं, ना आरजेडी के होते हैं, ठीक है, मैं मानता हूं। लेकिन सवाल यह उठता है कि अभी मैं जैसे सुन रहा था, पीआरओ साहब बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई आरोप है, लेकिन आरोपों को की पहले सत्यता तो जो है वो जांच होनी चाहिए ना, पहले कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। मैं एकदम सहमत हूं उनकी बात से। लेकिन पहला पॉइंट मेरा यह है कि सीबीआई छोटे मोटे मामलों की तो जांच करती नहीं है, छोटे मोटे मामलों में चार्जशीट करती नहीं। जो शख्स सीबीआई का चार्जशीटेड है, सीबीआई की छापेमारी हो चुकी है, ठीक है, आप उसको जेल में नहीं डाल रहे हैं, मैं मानता हूं एकदम कानून का पालन होना चाहिए, लेकिन उसको प्रमोशन भी तो नहीं मिलना चाहिए। हजारों हजार करोड़ रुपए की जिम्मेदारी, ईमानदारी से वो काम करेगा, मतलब आपको क्या प्रतुल शाहदेव एक झारखंडी लड़के को लगता है कि वो ईमानदारी से काम करेगा? अभिषेक जी, मैं सोच रहा था कि आज का जो डिस्कशन है उसको कोई पॉलिटिकल रूप नहीं देकर, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो भ्रष्ट ऑफिसर्स हैं उसको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी पॉलिटिकल क्लास को शील्ड नहीं करना चाहिए, संरक्षण नहीं देना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये अफसर बहुत चतुराई से, ये कुछ अफसर हैं जो बहुत चतुराई से सिस्टम का दुरुपयोग करते हैं और इनका कुछ नहीं होता। देखिए, जुटको जिस संस्था की हम बात कर रहे हैं उसमें सुखदेव सिंह जैसे ईमानदार छवि वाले चेयरमैन भी रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आज जिस व्यक्ति की बात हो रही है, मैं अपने छोटे भाई आदरणीय तनुज खत्री जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पूरे संरक्षण में जिस समय केंद्र में सरकार थी वो सारी बातें थी। तो मैं कुछ फैक्चुअल चीजें आपको करेक्ट कर दूं अभिषेक भारती जी। जो सीबीआई का चार्जशीट है उसमें यह स्पष्ट है, उस चार्जशीट के पहले कुछ चीजों को जानना आवश्यक है कि संजय कुमार सिंह जी की पहली नियुक्ति अनडिवाइडेड बिहार में हुई थी 1995 में, जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, और उनकी नियुक्ति असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में हुई थी। और जो घोटाले का टेन्योर है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हम सब जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में होता है। तनुज खत्री जी ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार के संरक्षण में, या जो भी कुछ इनका कहने का तात्पर्य था, तो मैं बता दूं कि ये जो चार्जशीट है उसमें स्पष्ट रूप से वर्णित है कि जुलाई 2011 से जुलाई 2014 तक संजय कुमार सिंह के जो कार्यकाल का जो जांच हुई वो 2011 से 2014 के बीच में थी। इसके लिए रॉकेट साइंस जानने की आवश्यकता नहीं है कि 11 से 14 के बीच में केंद्र में किसकी सरकार थी। लेकिन देखिए अभिषेक जी, कितना हास्यास्पद बात है कि 400% के किसी इंक्रीमेंट को कोई जस्टिफाई कर रहा है। उस समय के चार्जशीट में जो संजय कुमार के आय है वो टोटल आय उनका अपनी सैलरी से मात्र 37 लाख रुपए के आसपास आया था, और उनकी पत्नी का जो आय है वो 7,88,000 रुपए था। यानी इनके दोनों पति पत्नी का आय 45,28,327 रुपए था। जबकि सीबीआई ने अपने इन्वेस्टिगेशन में, अपनी चार्जशीट में स्पष्ट किया कि 1,17,51,000 की संपत्ति इनके पास है। यानी इस संपत्ति का कोई जस्टिफिकेशन इनके पास नहीं था। तो अब हम उस एक ऐसे अफसर की बात कर रहे हैं जिसकी नियुक्ति ना तो हमारे कार्यकाल में हुई, उस समय आरजेडी की सरकार थी, जिस टेन्योर का घोटाला है 2011 से 14 के बीच का, उस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी, और 2015 के जनवरी में 2020 जनवरी को इनके यहाँ जब रेड हुआ, तो ये सारी बातें स्पष्ट हैं कि किसकी सरकार उस समय थी। मैं लेकिन फिर से कहता हूं कि ये घोटाले जो है ना, ये अफसर जो है, भ्रष्ट अफसर, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी पॉलिटिकल क्लास को संरक्षण नहीं देना चाहिए। और अभिषेक जी, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे यहाँ लोकायुक्त जैसी संस्थाएं वो बिल्कुल पंगु है, डिफंक्ट है, कोई लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हुई है। वो मैं लोकायुक्त की बात इसलिए कर रहा हूं कि ऐसे अफसरों की जब प्रतिनियुक्ति किसी सेंसिटिव जगह पे होती है या इनका प्रमोशन होता है, तो लोकायुक्त यहां से इनको एक एनओसी मिलना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हमारे यहाँ लोकायुक्त नहीं है। मैं तो कह रहा हूं, इस डिस्कशन को पॉलिटिकल नहीं बनाते साहब। जो अफसर दागी है उसकी सेंसिटिव पोस्टिंग नहीं कीजिए। सरकार में आज आप हैं, कल हम होंगे। अगर आप हम पे कह रहे हैं कि हमने ऐसा किया, मैंने आपको स्पष्ट कर दिया हमने ऐसा नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि पॉलिटिकल क्लास को ऐसे दागी अफसरों का कठपुतली नहीं बनना चाहिए। बहुत बढ़िया बात बोली आपने प्रतुल जी, मतलब अच्छी बात बोली आपने, अच्छी बात। मेरी आपकी बात से आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर तनुज खत्री कम से कम 70% तो सहमत हैं कि ऐसी चीजों का पॉलिटिकलाइजेशन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए अच्छी बात है, जो अच्छी बात है उसकी तारीफ होनी चाहिए भाई, मुझे उस पर ऐतराज नहीं। चलिए अमित जी के पास एक बार मैं आ रहा हूं। अमित जी, मतलब
मैं प्रतुल जी एक बार अमित जी के पास आ रहा हूँ, एसोसिएटेड एडिटर। बिल्कुल एक बार मैं उनकी बात सुन लेते हैं अमित जी, क्योंकि सारी बातों के दौरान वो मुस्कुरा रहे थे। अमित जी कुछ और है आपके पास? भारती जी, ऐसा है कि आज जिस संजय कुमार सिंह जी की बात हो रही है वो कितने ईमानदार हैं। सिर्फ एक घटना मैं आपको बता दे रहा हूं। जब ये जुडको में 2017 में ज्वाइन कर रहे थे, उस समय सिलेक्शन बोर्ड को शपथ पत्र देकर के बताना होता है कि हमारा जो बैक पिछला काम है वो कैसा है और हमारे ऊपर कोई आरोप लगा है या नहीं लगा है, कोई चार्जशीट है या कोई मामला दर्ज है। संजय कुमार सिंह जुडको में नौकरी पाने के लिए शपथ पत्र इन्होंने दिया। इन्होंने सिर्फ इतना बताया कि मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट इंजीनियर वहां काम करता था और 3 साल का मेरा बेहतर कार्य अनुभव है। ठीक है। उस 3 साल के कार्य अनुभव के दौरान इन पर कितने करोड़ के घोटाले के आरोप में ये आरोपी बने, कैसा घोटाला हुआ, इनका क्या पक्ष था, इन्होंने जुडको को कोई जानकारी नहीं दी। आज परिस्थिति यह है कि 2017 में ज्वाइन करते ही इनको साहिबगंज में 300 करोड़ के नमामि गंगे प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना दिया जाता है। जो प्रोजेक्ट मैनेजर वो वहाँ काम देख रहे थे। इसके अलावा कई जिलों में जो जलापूर्ति योजना की काम चल रही थी उसमें भी ये काम देख रहे थे। मतलब सीओजे से आने के बाद इनके ऊपर तुरंत मेहरबान हो गई सिस्टम और इनको 500-600 करोड़ का काम दे दिया। वर्तमान में हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, ये सब जो जिले हैं प्राइम जहाँ पे जुडको के काम चल रहे हैं, उन जिलों में आज संजय कुमार एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर के रूप में सारे काम देख रहे हैं और इनके द्वारा ही चेक काटना होता है और भुगतान करने की भी बात सामने है। एक घटना मैं आपको बता दे रहा हूं कि इन्होंने जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया था तब इनका वेतन 23,300 रुपए महीना था। 23,300 मतलब कुल मिलाकर 2,80,000 का एक पैकेज था। लेकिन इन्होंने उसी साल इनकम टैक्स दिया लगभग 4,80,000 का, 5 लाख रुपए का। मतलब इनके आय से दुगना का इन्होंने इनकम टैक्स दिया। इतना ही नहीं, 2011-12 में जो आप बोल रहे थे, इनकी पत्नी जो आशा कुमारी हैं, ये कोई टैक्स नहीं देती थी। लेकिन 2013-14 में ये 4,12,800 रुपए आमदनी दिखाते हुए उन्होंने टैक्स दिया। सीबीआई की जांच में बात सामने आई कि इनकी पत्नी की आमदनी कहां से हुई। पूछताछ हुई तो मालूम चला कि ये गौशाला चलाती हैं, अपना इनका टेलरिंग सिस्टम है। बहुत सारी ऐसी बातें सामने हैं जिस पे हम आगे प्रकाश डालेंगे। संजय कुमार आज के डेट में जुडको के जो भी सिस्टम के वरीय पदाधिकारी हैं उनके चहेते जरूर हैं। ऐसा इनको जो जिम्मेवारी मिली है इसे प्रतीत होता है। भारती जी, गजब की बात है। मतलब मैं सोच रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं, जो मेरे साथ पैनल बैठा हुआ है, मेरा मन नहीं था कि मैं तारुफ करवाऊं कि प्रतुल शाहदेव बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, डॉक्टर तनुज खत्री जेएमएम से ताल्लुक रखते हैं। मैं तो सबका तारुफ ऐसे करवाना चाहता था कि भाई ये भी झारखंड से ताल्लुक रखते हैं, वो भी झारखंड से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि बात झारखंड की हो रही है। आज कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं है। और बड़ा दुख होता है जब ऐसा फील होता है कि असल में आम झारखंडियों को ठगा जा रहा है। सच बात यही है। मेरी बात से इत्तेफाक हर कोई रखेंगे। सुधीर श्रीवास्तव साहब भी मेरे साथ हैं। मैं सुधीर साहब का रुख कर रहा हूं। अच्छा, सुधीर साहब से भी जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। शायद वहां कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। मैं एक बार फिर से मैं तनुज जी के पास आ रहा हूं। तनुज जी, जैसा कि मैंने कहा कि भाई बात देखिए, अब तक जो बात आ रही है वो यही है कि बात झारखंड की है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, हम कोई किसी चीज को बायस्ड होकर के नहीं करते हैं। मैं तो वेलकम करता हूं ऐसे डिबेट का कि जो कभी पॉलिटिकल नहीं भी हो, ताकि चूंकि दर्शक भी हैं जो आपके जो हमारे झारखंड की झारखंडी जनता भी है, उनके पास भी एक कभी ना कभी तो विदाउट पॉलिटिकल चीजें भी सामने जानी चाहिए कि असल में गुनाहगार कौन है। तो मैंने इसलिए भी कहा कि मैं प्रतुल जी की जो आप कुछ बातें थी उससे भी इत्तेफाक रखता और आपने उसको कंटिन्यू किया। और अमित जी ने जो अभी सारी जानकारी यहां पर दी, लेकिन मजबूरन नहीं चाहते हुए भी हमें कुछ ना कुछ बातें आना पड़ जाता है। उसके लिए हर कोई विवश हो जाता है। जैसे इन्होंने 2017 की बात का उल्लेख कर दिया। अब 2017 में वैसे अधिकारी को किसने नियुक्त किया, वैसे अधिकारी को किसने आगे जाकर के प्रमोट किया और उतना जो है फंड दिया उसको, उसके हस्ताक्षर से वो निकलने लगा और काम होने लगा। तो आखिर बैठाने वाले पर भी सवाल आता है। अब ये होगा कि अब भाई जब ये मैं बोलूंगा तो वहां से ये बात आएगी कि अभी आप क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं उनको, ये भी बातें आएंगी। बिल्कुल, मुझे कोई इसमें गुरेज नहीं है, बिल्कुल कभी नहीं रहता है। लेकिन हम चूंकि आपने भी वो आह्वान किया है
और तमाम लोग ये आह्वान कर रहे हैं कि इस तरीके के अधिकारियों का होना क्या चाहिए। आखिर ये हक किसका मार रहे हैं? झारखंड का विकास रुक रहा है, यहाँ का जो चीजें हैं वो रुक रही हैं, और कहीं ना कहीं आखिर एट द एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द जो टर्म होगा उसमें बदनाम कोई ना कोई नेता ही होगा, चाहे वो किसी की भी सरकार रहे। अब अगर मैं 2017 की बात करूंगा तो भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठेगी, अगर 2021 में उनको संरक्षण देने की बात होगी तो हमारे पर सवाल उठेगी। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या होगा और किस तरीके से परत दर परत इन्होंने जो कुकर्म करने का काम किया है उस पर भी चर्चा होने की आवश्यकता है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक यहां पर हम लेंगे। ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगा तो एक बार मैं सुधीर जी के पास वापस आऊंगा। सुधीर जी, मुझे माफी चाहिए कि मैं अब तक नहीं पहुंच पाया, थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत हो गई है इसके लिए, लेकिन चूंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट अभी सुधीर जी हमें बताएंगे, इसलिए तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। कहीं जाइएगा मत, डंके की चोट पर जारी रहेगा। ब्रेक लीजिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। देखिए, जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। तनुज जी ब्रेक पर जाने से पहले बोल रहे थे, कुछ सवाल भी उठाए थे, प्रतुल जी के पास मैं जाऊंगा उनके जवाब भी लेने के लिए, लेकिन अभी हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर श्रीवास्तव साहब भी जुड़ चुके हैं। सुधीर जी, मुझे एक शब्द है, जिस शब्द का अर्थ समझा दीजिए। सीबीआई की चार्जशीट, इसका तकनीकी मायना क्या होता है? देखिए, चार्जशीट सीआरपीसी के सेक्शन 173 के अंतर्गत पुलिस हो, जिला पुलिस हो, सीबीआई हो, सीआईडी हो, उसको फाइल करने का अधिकार है। सब सीआरपीसी से गाइड होता है, चाहे वो सीबीआई हो या जिला पुलिस या कोई पुलिस। ठीक है। अब वो एक अलग मैटर है कि किसी में ऑफेंस के हिसाब से चार्जशीट फाइल होती है, किसी में 60 दिन, किसी में 90 दिन, वो एक अलग विषय है। चार्जशीट जैसे ही किसी केस में प्राथमिकी दर्ज हुई, एफआईआर दर्ज हुआ, सेक्शन 154 सीआरपीसी में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद अनुसंधान होता है। तो अनुसंधान का बहुत व्यापक शब्द और बहुत व्यापक उसका अनुसंधान होता है। अनुसंधान में सारे गवाहों का बयान, ठीक है, घटना स्थल, जो आरोप लगे हैं उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ओरल एविडेंस, ये सारे एविडेंस को कलेक्ट करके अनुसंधानकर्ता का काम है कि सारा एविडेंस को कलेक्ट करके उसको डायरी में लाए। अच्छा। और डायरी में लाने के बाद वो अपने वरीय पदाधिकारी, जो उससे सुपीरियर अधिकारी हैं, आईओ को, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, वो केवल चार्जशीट नहीं कर सकता है। अच्छा। ये बहुत अच्छा सिस्टम बना हुआ है इसमें, सीआरपीसी में, कि पुलिस क्या करता है कि जो भी अनुसंधान करता है, जिस स्तर का पदाधिकारी हो, डीएसपी हो, दरोगा हो, इंस्पेक्टर हो, जैसे हम संजय सिंह के खिलाफ चार्जशीट का बात कर रहे हैं, तो सीबीआई अपने लेवल का पूरा वो अनुसंधान किया होगा, उस अनुसंधान को सच पाया होगा, उसके बाद अनुसंधान करता जो भी फाउंड किया, जो भी एविडेंस लाया, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लाया, ओरल एविडेंस लाया, सारा एविडेंस लाया, इसके बाद जो भी आईओ होगा वो एसपी, जो सीबीआई के जो एसपी होते हैं, उनको वो फॉरवर्ड करता है कि अब आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए। तब एसपी स्तर के पदाधिकारी जो हैं उस अनुसंधानकर्ता के जितने भी एविडेंस है उसको पढ़ते हैं और सही पाते हैं, और जब सही पाते हैं कि नहीं, इस अनुसंधानकर्ता ने सही में लाया एविडेंस जो है वो सही है, तब उस केस को ट्रू किया जाता है। उसके बाद उस केस में चार्जशीट दाखिल करने की अनुशंसा की जाती है कि अब ये मामला में इनको, मतलब बहुत आसान सा भाषा में हम ऐसा कह रहे हैं जी। पहला चीज तो ये है कि मान लिया कि मेरे ऑफिस के बाहर एक लिट्टी वाला बैठता है जी। 2 गो लिट्टी अगर हम चुरा लें तो उस पर सीबीआई जांच तो नहीं बैठेगा, नहीं, पहला चीज। और सीबीआई मेरे खिलाफ, इसका मतलब उस 2 लिट्टी की चोरी में चार्जशीट भी नहीं करेगा, नहीं ना, कोई बड़ा चोरी हम करेंगे तभी ना ऐसा होगा। जाहिर सी बात है कि जब सीबीआई चार्जशीट कर रहा है तो सीबीआई चार्जशीट करने के जब पूरा एविडेंस देखा, उसको जब डॉक्यूमेंट्री हो, ओरल एविडेंस सब देख के, वरीय पदाधिकारी जो एसपी रैंक के अफसर होते हैं उसको सब सत्य देखा, तब चार्जशीट फाइल करने का दिया। चार्जशीट का अर्थ क्या हुआ कि पुलिस जो हुआ, पुलिस के नजर, मतलब प्रोसिक्यूशन के नजर में आप आरोपित हो गए, मतलब आप अभियुक्त हो गए। अच्छा, हो गए। चार्जशीट जैसे ही हो गया, कोर्ट में जमा हो गया, मतलब पुलिस के नजर में आप दोषी हैं, पुलिस ने आपको गिल्टी होल्ड कर दिया, चार्जशीट में गिल्टी होल्ड कर दिया। अब वहां से प्रोसेस शुरू होता है कोर्ट का, चार्जशीट के बाद। जुडको वाले भाई वाह, देख लीजिए टेक्निकल चीज समझ लीजिए। अब ये जो कह रहे हैं कि किसी के ऊपर कोई भी आरोप लगा सकता है। मैं एक जवाब उस पर आना चाहता हूँ। जो जुडको के जो पीआरओ, हाँ प्रतुल जी आ रहा हूँ मैं आपके पास, पीआरओ साहब हैं, वो बोल रहे थे कि केवल आरोप लगता है, आरोप से कुछ नहीं होता है। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि 82 सीआरपीसी में, 82 सीआरपीसी के अंतर्गत अगर पुलिस, जैसे 82 सीआरपीसी क्या, वो समझना होगा कि पुलिस जब वारंट के बाद घर पर इश्तिहार चिपकाती है, ठीक है, भगोड़ा घोषित करने के लिए कि आप भाग गए हैं, आप हाजिर हो जाइए 30 दिन में, तो आपकी संपत्ति को कुर्क कर दिया जाएगा।
तो वो 82 सीआरपीसी के अंतर्गत जैसे ही चिपकाया जाता है इश्तिहार को, उसके बाद अगर अभियुक्त एंटीसिपेटरी बेल अगर मूव करता है तो वो एंटीसिपेटरी बेल मेंटेनेबल नहीं होगा। ये इतना अधिकार है कि पुलिस जैसे ही 82 कर दिया, यानी कि पुलिस के नजर में आप भगोड़ा हो गए तो कोर्ट भी आपको एंटीसिपेटरी अलाउ नहीं करेगा। बताइए, तो आप कैसे कह सकते हैं कि केवल एफआईआर हो गया, कुछ नहीं होगा? उनके पास जानकारी का अभाव रहा होगा। तो ये चार्जशीट और ये पुलिस अनुसंधान का और खासतौर पर सीबीआई का जो है अनुसंधान का है, इसमें चार्जशीट जो भी फाइल होता है वो बहुत एकदम ऐसा नहीं कि आनंद फान में फाइल होता है, ये सही बात है। एविडेंस पहली चीज तो ये है कि सीबीआई को केस रेफर गया होगा, इसका मतलब तभी ना सीबीआई जांच कर रही है, मतलब ये केस बड़ा होगा तभी राज्य सरकार को लगा होगा कि सीबीआई को इसको जांच करना चाहिए, या फिर केंद्र सरकार को लगा होगा कि सीबीआई को इसको, तब ना उसका जांच। यही कारण है कि सीबीआई के 98% मामले में सजा होती है। बिल्कुल 98%। प्रतुल जी, अब सब मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, तनुज भाई ने सवाल उठाया है कि भाई प्रमोशन 2017 में मिला, प्रोजेक्ट मैनेजर 2017 में बनाए गए, वो कह रहे हैं कि भाई सरकार आप ही की थी, इंटरव्यू लेने वाले लोग आप ही के रहे होंगे, तभी तो ऐसा हुआ है। देखिए, सबसे पहले मैं फिर से दोहराना चाहूंगा इस बात को कि ये जो घोटाले का टेन्योर था वो पूरे समय 2011 जुलाई से जुलाई 2014 के बीच का था, जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सेंट्रल गवर्नमेंट में यूपीए की सरकार थी। और इनकी जो नियुक्ति भी हुई थी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1995 में हुई थी, जब राजद की सरकार थी, जिसको समय समय पर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति सर प्रोजेक्ट मैनेजर 2017 में बनाए गए हैं, काम किया था। एक अभिषेक जी, हाँ, अभिषेक जी अभी बोलने दीजिए ना, मैं कभी नहीं टोकता। ना बोलिए दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात जो चार्जशीट जो होता है, चार्जशीट में जिस तरीके का सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया, मैंने तो इनकी टोटल संपत्ति आपको बताई थी, 1,17,51,000 रुपए सीबीआई ने प्राप्त किया। इसमें मूवेबल एसेट था 90,21,000 रुपए का और अनमूवेबल एसेट था 27,30,000 रुपए का। तो आप सोच सकते हैं, जिस व्यक्ति की पत्नी के साथ मिलकर आमदनी 42 लाख की हो 3 वर्षों में, वो भी पत्नी का डेयरी और एग्रीकल्चर के सोर्स से क्वेश्चनेबल इनकम है 8 लाख का, उस व्यक्ति की इतनी ज्यादा डिस्क्रिपेंसी हुई। और पीआरओ साहब का ये कहना कि वो चार्जशीट हुआ कोई खास बात नहीं है, तो ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। और देखिए, अमेरिका के प्रेसिडेंट के जो ओवल ऑफिस है जहां वो बैठते हैं, उस पे एक बोर्ड लगा है, द बक स्टॉप्स हियर, यानी इसके आगे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नगर विकास मंत्री भी हैं और इस राज्य के मुखिया हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है। 2017 में इन्होंने अगर गलत शपथ पत्र दाखिल करके नौकरी ली, अगर मिसलीड करके नौकरी ली कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इनके ऊपर कोई मामला नहीं था, तो अब तो ये मामला सामने है। अब ये सरकार तुरंत इन गलत शपथ पत्र दाखिल करने के लिए इनके ऊपर एफआईआर करे, इनको जेल भेजे साहब, और अच्छी कार्यों की सराहना होनी चाहिए। अब तो ये पब्लिक डोमेन में आ गया, आपके चैनल में आ गया, अभी आपके एक्सपर्ट्स ने बताया कि इन्होंने गलत शपथ पत्र दाखिल किया था। तो इसका तो एक ही उपाय है, आप एफआईआर कीजिए 420 का इनके ऊपर फ्रॉड का, और इनको जेल भेजिए साहब। हम भी आपके लिए ताली बजाएंगे। करप्शन के लिए जब भी कोई भी सरकार कदम उठाती है तो हम हमेशा समर्थन करते हैं, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि घोटाले का टेन्योर देखने की आवश्यकता है। उस समय यूपीए की सरकार थी, हमारी सरकार नहीं थी। और अगर आज भी इनको, जैसे झुमरी तिलिया भी डैम के पेयजल आपूर्ति का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है जो अभी जुटको के वेबसाइट पे भी अपलोडेड है, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा खेल और बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विभाग है, हम तो उनसे आग्रह करेंगे संज्ञान लें और ऐसे अफसरों के खिलाफ मामला दर्ज करें। जी देखिए तनुज भाई, ये मतलब यूं समझ लीजिए कि ये एक ओपन चैलेंज है। एक नेशनल मीडिया चैनल पर बैठ करके प्रतुल जी साफ साफ बोल रहे हैं कि भैया देखिए, अब सारी बातों को भूल जाइए, सारी बातों को भूल जाइए, कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, सब चीज छोड़ दीजिए। बस एक चीज याद रखिए कि गलत हुआ, और दूसरी चीज याद रखिए कि आपकी सरकार है, अभी राजा आपके हैं। तो क्या लगता है, मतलब हम एक्शन देखेंगे इसमें? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से उनको ही नहीं, पूरे झारखंड को की रिस्पॉन्सिबिलिटी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पर है, और वो लंबे कई दशकों तक रहेगी भी। लेकिन बात ये है, 2017 वाला जवाब तो नहीं आ पाया ना। मैं देखिए, अब बोल ले, आप भी बोल लीजिए। नहीं बोलिए, आप बोलिए ना। उनको मैं पूरा समय देना चाहता हूँ। हाँ। क्योंकि बहुत दिनों के बाद आए हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो बोले और लगातार बने रहें। मेरा ये पर्सनल इच्छा भी है। ना ये तनु जी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, हम नेशनल नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, कमेंट नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूं मैं।
एक लाइन है, एक लाइन में मैं अपनी बात खत्म करता हूं। तनुज जी, जो अभी अभिषेक जी ने कहा कि आज जब ये पब्लिक डोमेन में बात आ गई कि उन्होंने गलत शपथ पत्र दाखिल करके मिसलीड करके सरकार को नौकरी ली थी जुटको में, तो अब एफआईआर करने से परहेज क्यों? जी नहीं, आगे चल के तो कार्रवाई होगी ही, प्रक्रिया होगी ही, लेकिन जिस तरीके से प्रतुल जी आप 1995 तक का डेटा आपके पास है, इतना आप इंटेलेक्चुअली चीजों को डील कर रहे हैं। 2017 में भी तो आप वहां मौजूद थे और प्रमुखता से बातें रखते थे, तो उस वक्त क्यों नहीं आपने निकलवाने का काम किया? तो आज ये अन्याय होता ही नहीं, आज इनको बढ़ावा मिलता ही नहीं। फिर जब इतना डेटा आपके पास है कि 95 में राजद की सरकार थी और यूपीए की सरकार थी, उस वक्त इन्होंने घोटाला किया, सीबीआई को भी यूपीए ने ही लगाया इनके पीछे, और प्रमोशन भी आपने ही दिया, तो कहीं ना कहीं इसको शह देने का काम किसने किया, ये भी राज्य की जनता को जानने की जरूरत है। किसको बैठाया किसने? ठीक है, हम जिम्मेदारी ले लेंगे किस उसके सफाया करने की, लेकिन गंदगी फैलाई किसने, ये इसके पर भी तो चर्चा होगी ना। जब आप हमसे सवाल करिएगा, बिल्कुल निश्चित रूप से हम पर जिम्मेदारी है राज्य की कि कोई किसी प्रकार का भ्रष्टाचार किसी भी विभाग के द्वारा, मतलब इसमें बहुत जल्दी एक्शन देखने को मिलेगा। हर तनुज खत्री इसमें इनिशिएटिव लेंगे। नहीं, बिल्कुल। हम अभिषेक जी एक मिनट, हाँ बोलिए ना, बोलिए प्रतुल जी, बोलिए। अभिषेक जी एक मिनट सिर्फ, मैं अगर तनु जी इजाजत देता हूं। हाँ बोलिए जी, बोलिए। मैंने कहा कि 2011 से 2014 के बीच के 2011 से 2014 के बीच का ये घोटाला था। तनु जी ने कहा कि यूपीए सरकार ने सीबीआई को लगाया था, तो सीबीआई ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी 3 जनवरी 2015 को दर्ज की थी, जब हमारी सरकार आ गई थी। और इनके यहाँ रेड जो हुआ था वो 20 जनवरी 2015 को हुआ था, जब हमारी उस समय एनडीए की सरकार आ गई जी। थी। तो इस पर मैं अभी एक सरकारों का मसला लेना चाहता हूं, इस पर मैं 30 सेकंड बोलूंगा। आपने मुझसे इजाजत ली, मैं आपसे इजाजत लेके बोल रहा हूं। बस आपको आपसे आपने कहा कि मैं रैप अप कर रहा हूं तनु जी, उसके बाद अच्छा, ठीक है, बोले। मैं कह रहा हूं सिर्फ एक चीज तनु जी कि पब्लिक डोमेन में जब बातें आ गई कि उन्होंने उस समय की गवर्नमेंट को मिसलीड करके, गवर्नमेंट भी नहीं, जुटको एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नगर विकास के अधीन आता है। माननीय मुख्यमंत्री जी उसके, ऐसा रहा है परंपरा, पिछली सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी उसके मंत्री नहीं थे, लेकिन फिलहाल है। तो जब ये सारा चीज आ गया और आप कहते हैं कि करप्शन के प्रति टॉलरेंस नहीं है, तो ये ओपन एंड शट केस है। इसमें कोई अब आपको ना गवाह की जरूरत है ना मुदाले की जरूरत है। इन्होंने गलत शपथ पत्र दाखिल करके नौकरी लिया है, अब तो एफआईआर कर दीजिए। नहीं, बिल्कुल। वो तो देखिए, निश्चिंत रहें कि कार्रवाई आगे पहले भी पिछले मामलों में भी हुई है, और ये चैनल भी उसका गवाह है, राज्य की जनता भी उसकी गवाह है, आप भी उसके कहीं ना कहीं गवाह होंगे, और आने वाले दिनों में भी कार्रवाई होगी। लेकिन आपने जो एक प्रतुल जी बात कही कि 2015 में आपकी केंद्र में आपकी जब सरकार थी, आपने इनिशिएट किया। जब आपकी केंद्र की सरकार को यह पता था कि ये ने घोटाला किया, तो फिर डबल इंजन की सरकार ने उसको प्रमोशन क्यों दिया? ये आप ही के माध्यम से फिर सवाल आ गया। मैं तो जान ही नहीं रहा था उसकी हिस्ट्री को, मैं उसको कोई गुरेज नहीं है मुझे बोलने में। अच्छा, मैं एक बार अमित जी के पास आ रहा हूं। अमित जी, प्रतुल जी, मैं आऊंगा आपके पास एक बार, अमित जी और एक बार सुधीर जी के पास। में जब आपने इनिशिएट किया तो आप डबल इंजन कैसे चला रहे थे? मैं आऊंगा थोड़ा और संजय बाबू की हिस्ट्री में बता देता हूं। अमित जी हमारे साथ हैं, बहुत रिसर्च किए उन्होंने, बाकायदा उन कंपनियों की लिस्ट उन्होंने तैयार की है जिनसे उनके मधुर संबंध है। अमित जी, मैं आपके हाथ में देख रहा था एक मोटा पुलिंदा लेकर के आप खड़े थे, क्या क्या है उस पुलिंदे में, उस जो है थोड़ा बताइए, हमें भी, दर्शकों को भी पता चले, और सरकार के प्रतिनिधि, विपक्ष के प्रतिनिधि सब बैठे हुए हैं, ये दोनों चाह लेंगे तो ऐसा क्या है जो नहीं हो सकता है? अमित जी। भारती जी, सीबीआई ने अपने चार्जशीट में स्पष्ट शब्दों में कहा है संजय कुमार के बारे में कि बिल्डरों से साजिश रचकर निर्माण कार्यों में गड़बड़ी करने, आय से अधिक 70 लाख की संपत्ति अर्जित करने का इन पे सीधे तौर पे आरोप है। अब ये संपत्ति इन्होंने कैसे अर्जित की? 25 नवंबर 2014 को, जनवरी 2015 को सीबीआई की छापेमारी होती है, और इनके देवी मंडप रोड स्थित श्री कुंज अपार्टमेंट और कांके रोड स्थित राधा कुंज अपार्टमेंट से चल अचल संपत्ति के कई दस्तावेज जब्त होते हैं। जब उन दस्तावेजों की जांच होती है, उसमें लगभग 12 कंपनियों से संजय कुमार के 60 गांठ के मतलब सबूत, साक्ष्य मिलते हैं सीबीआई को।
जो उस समय सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सारी एजेंसियां काम कर रही थी और उसी दौरान 2011 से 14 के दौरान लगभग 200 करोड़ का निर्माण घोटाला सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हुआ था, जिसमें तत्कालीन वीसी डीटी खटिंग के घर पर असम में छापामारी हुई और उन्हें सीबीआई ने अपने कब्जे में भी लिया था। अब देखिए संजय कुमार का किन किन कंपनियों से बेहतर संबंध है, उसमें से कई कंपनियां अभी झारखंड के भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, जो आरोपित कंपनियां हैं, संजय कुमार के साथ मिलकर काम करने का उन पर सीधे तौर पे आरोप है सीबीआई का। इसमें मेसर्स नील एसोसिएट, मथुरा रोड न्यू दिल्ली, मेसर्स स्पेस एज, डीएलसीटी 3 गुड़गांव, मेसर्स ग्रे पारिक आर्किटेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, सीजी रोड अहमदाबाद, मेसर्स संजीव सिकरे आर्किटेक्ट, प्रभुदेव इंडिया स्टेट मुंबई, मेसर्स रॉक ड्रिल इंडिया बूटी रोड, मेसर्स सजदानंद गुप्ता बरियातू, मेसर्स पार्क सर्व मंगला प्रोजेक्ट सर्कुलर रोड, मेसर्स राज कंस्ट्रक्शन रांची। इस राज कंस्ट्रक्शन को भवन निर्माण विभाग में करोड़ों का काम मिला हुआ है और उसमें भी इस राज कंस्ट्रक्शन ने घोटाला किया, ऐसी बातें सामने आई। मेसर्स पुष्पांजलि होम प्राइवेट लिमिटेड रांची, मेसर्स आरके मिश्र एंड कंपनी हटिया स्टेशन रोड, मेसर्स बीडी इंटरप्राइजेज युवराज सिल्वर टावर डिप्टी पाड़ा रांची, मेसर्स आदित्य इंटरप्राइजेस लोअर बर्दवान कंपाउंड रांची, मेसर्स बीपी कंस्ट्रक्शन देवी मंडप रातू रोड। इन कंपनियों के साथ मिलकर संजय कुमार सिंह ने करोड़ों की हेराफेरी की है, ऐसी सीबीआई जांच में बातें सामने आ चुकी है। भारती जी, मैं एक बार सुधीर जी के पास आ रहा हूं। मैं एक बार सुधीर जी, अब देखिए मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूं, मैं एक आम आदमी हूं, आप भी एक आम आदमी, ठीक है, आप कानून के जानकार हैं, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं एक झारखंड का जिम्मेदार नागरिक हूं। मेरे पास क्या ऑप्शन है? अभी मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि भाई ऐसा हुआ, मैं माननीय हाईकोर्ट का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ऐसा हुआ है, क्या मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसे लेकर के पीआईएल दर्ज कर दूं? बिल्कुल। देखिए अभी जो बातें आई डिबेट्स में, जो पार्टी के जो प्रतिनिधि जो बैठे हुए हैं, गलत शपथ पत्र, बार बार एक शब्द आ रहा था। इस गलत शपथ पत्र के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। गलत शपथ पत्र या शपथ पत्र में छिपाना या उसको गलत देना, दो चीज है। शपथ पत्र में उस चीज को छिपा देना या शपथ पत्र में गलत उल्लेख करना। इसके लिए स्पष्ट है 419 आईपीसी में, 419 आईपीसी में गलत शपथ पत्र देकर या झूठा शपथ पत्र देकर अगर आप नौकरी पाते हैं या कुछ भी करते हैं, जैसे मामूली एक जन्म प्रमाण पत्र ही आप क्यों ना ले लें, या कोई भी प्रमाण पत्र ले लें जिसमें कि शपथ पत्र का आवश्यकता है और उसने गलत दिया, झूठा दिया, तो उसमें आपको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, 3 साल की सजा है। 419 आईपीसी के अंतर्गत वो केस होगा। इसमें केवल यही नहीं है कि 419 आईपीसी के तहत केवल एफआईआर होगा। कोर्ट में अगर ये बात साबित हो जाए कि इन्होंने गलत शपथ पत्र देकर नौकरी लिया है, या वो प्रमाणित हो जाए कि गलत शपथ पत्र सही है, मतलब जो दिए हैं वही व्यक्ति दिए हैं, तो कोर्ट भी जो संबंधित जो पीठासीन पदाधिकारी या मजिस्ट्रेट रैंक जो अफसर होते हैं, उनके आदेश पर, जज के आदेश पर 340 सीआरपीसी के तहत भी मामला लाया जा सकता है। इसमें कोई पार्टी नहीं बनेगा, कोई सरकार ने सीधा जज आदेश देगा कि 340 सीआरपीसी के अंतर्गत इनको आरोपित करिए कि ये जो एफिडेविट फाइल किया है रिकॉर्ड पर वो झूठा है, गलत है, तो उसमें भी इनको प्रोसिक्यूट होकर सजा। अच्छा, ये तो आपने बता दिया जी। मान लिया मैं एक पीआईएल दर्ज करता हूं जिसमें मैं संजय सिंह को पार्टी बनाता हूं, जुड़को को पार्टी बनाता हूं, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी बनती है ना। जाहिर सा बात है कि ये जो लूट हो रहा है, किसका लूट हो रहा है? ये आम जनता का हो रहा है। तो जहां आम जनता हो गया, जहां पर लोक का बात हो गया, सबका जनहित का बात हो गया, तो वहां पीआईएल होगा ही। और उसमें आप पीआईएल के तहत ही आप देखेंगे कि बड़े बड़े मामलों में जो पीआईएल होते हैं, उसमें जब हाईकोर्ट आदेश देती है उसको कि इसमें जांच किया जाए या प्राथमिकी दर्ज किया जाए, तो फिर आप देखेंगे कि एफआईआर उसमें दर्ज होगा और तब सारी बातें आ जाएंगी कि झूठा शपथ पत्र के कौन कौन दिया है, कैसे आया, उसका क्या ऑब्जेक्ट था। अब जैसे मैंने बताया, अच्छा, चार्जशीटेड शख्स को भी क्या बेल लेने की जरूरत पड़ती है? नहीं, चार्जशीटेड को भी बेल लेने की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। तो मतलब अमित जी देखिए, ये तो जांच का विषय है कि संजय सिंह साहब ने अब तक बेल लिया है कि नहीं लिया है, पहली चीज तो यही। और अगर बेल नहीं लिया है तो अब तक वो पद पर कैसे बने हुए हैं? जी प्रतुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोले। देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि पीआईएल की आवश्यकता क्या है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता यहां बैठे हैं, डॉक्टर खत्री, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्होंने सारी बातों को गौर से सुना होगा। और आपके प्रतिष्ठित चैनल ने ये एक्सपोज किया कि उन्होंने जो हलफनामा दाखिल करके नौकरी ली थी वो गलत था। तो अब आनन फानन पहले से भी देरी हो चुकी है, अब तो देरी करने का
कोई औचित्य नहीं है। और मैं कहता हूं ना भारती जी कि पॉलिटिकल क्लास सबसे वनरेबल होता है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक चार्जशीटेड व्यक्ति क्या कभी कोई मंत्री या मुख्यमंत्री के पद पर रह सकता है? बिल्कुल नहीं रह सकता। लेकिन एक चार्जशीटेड व्यक्ति, एक चार्जशीटेड अधिकारी पूरे सिस्टम से बड़ा होकर सिस्टम को उंगलियों पर नचाता है। ये ना तो भारतीय जनता पार्टी का विषय, ना झारखंड मुक्ति मोर्चा का विषय। ऐसे अफसरों को उनकी असली जगह दिखाने का समय है। मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी सारी बातें भी हुई हैं सब झारखंड मुक्ति मोर्चा के डॉक्टर खत्री के संज्ञान में होगी और वो अपनी सरकार से जरूर इस बात को मजबूर करेंगे कि वो एफआईआर हो। और मुझे नहीं लगता कि पीआईएल की आवश्यकता है, क्योंकि ये सरकार ट्रांसपेरेंसी की बात करती है, तो इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट केस नहीं हो सकता। जी डॉक्टर तनुज कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, इसमें कहने को ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए हम एक सच बात यही है कि कहने को ज्यादा कुछ नहीं, करने को बहुत कुछ है। बिल्कुल। तो देखिए मैं बेबाकी से अपनी बातों को रखना चाहता हूँ, रखता भी हूँ जहां तक पॉसिबल हो पाता है। वो तो जज करना आपका काम है एज एंकर। मैं खुद को बेबाक नहीं कह रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन अगर देखिए कोई भी इसको देख रहा होगा ना, तो एक लेमैन की नजर से भी अगर कोई देख रहा होगा तो उसको भी चीजें सामने आ रही होंगी कि कब सिलसिलेवार ढंग से कब किसको कहां बैठाया गया, कब कहां किसे काम मिला, और अंततः उससे भी कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि भ्रष्टाचारी व्यक्ति के हाथों में इस तरह की कमान नहीं होनी चाहिए। आपका मन भी यही कह रहा है और आपका चैनल भी यही कह रहा है और राज्य की जनता भी यही सोच रही होगी इस वक्त ये देखते हुए। तो मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस तरीके के किसी भी अधिकारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आने वाले समय में, आने वाले दिनों में जो भी उसकी प्रक्रिया होती है उसके तहत बिल्कुल निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है कि कोई ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप देखिए लाइव चैनल पर सरकार को एक बहुत बड़ा चैलेंज मिल गया है। बार इसमें चैलेंज की कोई बात नहीं। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ही तो सरकार का बदलाव हुआ था। झारखंड की जनता ने चुना था कि पिछले सालों किस तरीके से चरम पर थी सारी चीजें। मैं फिर उस पर नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि इस डिबेट को पॉलिटिकल नहीं करेंगे। तो बिल्कुल निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और कई मामलों में कार्रवाई हुई है। आपके चैनल ने जो बातें संज्ञान में लाई है उस पर कार्रवाई हुई है। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई से कोई पीछे हटने की बात नहीं हो रही है या किसी को व्यक्ति को कोई डिफेंड करने के लिए हम नहीं बैठे हैं। हम ये इसलिए बैठे हैं कि झारखंड की जो भी मशीनरी काम कर रही है, बैकअप दे रही है मंत्रालय को या विभाग को, उसमें किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हो, यही हम सुनिश्चित करना चाहते हैं। प्रतुल जी कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ प्रतुल जी, देखिए 1 मिनट है हमारे पास, बोलें सर। बहुत छोटा सा कमेंट डॉक्टर तनुज खत्री साहब का मैं स्टाइल देख रहा था। वो कहते हैं ये चीजें नहीं कहनी चाहिए और वो चीज को बोल देते हैं, फिर कहते हैं नहीं कहनी चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। डॉक्टर खत्री, ये आपके लिए भी चैलेंज है। न्यूज 11 ने एक्सपोज किया है आपको। अगर न्यूज 11 पे भरोसा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी की साख को रखने के लिए एफआईआर तो बनता है, क्योंकि इससे ओपन केस नहीं आएगा। अधिकारियों के लिए कोई दूसरा नजीर पेश करने का इससे बड़ा उदाहरण, इससे बड़ा मौका नहीं आएगा। गलत शपथ पत्र दाखिल किया गया है। अब तो सीधा इसमें कोई प्रक्रिया या कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का प्रश्न ही नहीं है। उस शपथ पत्र को निकालिए, एफआईआर दर्ज कीजिए और ऐसे अफसरों को जेल भेजिए। जी अमित जी, एक चैलेंज अब हमारे सामने भी आ गया है। चैलेंज ये आ गया है कि भैया संजय सिंह साहब बिना बेल लिए, अगर जहां तक हमारी जानकारी कह रही कि कोई बेल इन्होंने नहीं ली है, तो बिना बेल लिए चार्जशीटेड व्यक्ति को प्रमोशन मिल रहा है। तो अब खोद के हमें यह निकालना है कि इस आदमी के माथे पर और पीठ पर किसका किसका हाथ है। अमित जी, ये चैलेंज आपके लिए भी है। भारती जी, न्यूज 11 भारत हर एक पहलू को सामने लाएगा, स्पष्ट रूप से बताएगा कि संजय कुमार के ऊपर किसका किसका बर्दाश्त है, वो किनके सहयोग से जुटको में गए और उनको नौकरी दिलाने में किसका हाथ है, वो सारे साक्ष्य अपने पास है। संजय कुमार ने नौकरी ज्वाइन करने के पहले जुडको में 1-2 महीने आना जाना किया, वहां बैठना उठना शुरू किया, फिर वहां उन्होंने नौकरी का आवेदन देकर नौकरी ली। शपथ पत्र में उन्होंने यह जानकारी पूरी तरीके से छुपा दी कि वह एक चार्जशीटेड व्यक्ति है। उन पर सीओजे घोटाले में 200 करोड़ के निर्माण घोटाले में उनका नाम है, बजाते नामजद अभियुक्त है एक तरह से सीबीआई के। ऐसे में वो कैसे काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। प्रतुल जी और खत्री जी ने कहा कि इनको कार्रवाई होनी चाहिए, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कल इनका शपथ पत्र निकालिए और न्यूज 11 के सामने रखिए और बोलिए कि उसमें क्या सच्चाई है, उन्होंने क्या छुपाया है और क्या बताया है।
तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे इंजीनियर्स पर जो विभिन्न जगह पर रह के घोटाले ही करते हैं। इनसे कोई ईमानदारी की उम्मीद नहीं की जा सकती। देखिए जब ये नौकरी पाने में मैं झूठ बहुत बोलते छोटी हैं, सी तो बात काम में जानता क्या हूं करते जी। होंगे आप? मैं बहुत छोटी सी बात जानता हूं। प्रतुल जी, तनुज भाई बैठे हुए हैं, प्रतुल जी बैठे हुए हैं, सुधीर जी बैठे हुए हैं और अमित जी बैठे हुए हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। मैं एक बहुत छोटी सी बात जानता हूं। कहते हैं कि देश के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स या तो आईएएस आईपीएस बन जाते हैं या फिर पॉलिटिशियंस बन जाते हैं। उसके बाद जो नीचे वाले रहते हैं वो या तो इंजीनियर बन जाते हैं या डॉक्टर बन जाते हैं। और जो बिल्कुल ओछे होते हैं, जो लास्ट बेंचर्स बैक बेंचर्स होते हैं, जो कुछ नहीं करते, वो पत्रकार बन जाते हैं, हम जैसे लोग। अब हम जैसे लोग भी एक आध घंटा जो है थोड़ा सा रिसर्च कर लेते हैं तो ये सारी चीजें सामने आ जाती हैं। लेकिन इंटरव्यू लेने वाले जो लोग होते हैं ब्रिलियंट माइंड्स, वो लोग मतलब क्या उनकी बुद्धि कुंद हो जाती है या फिर वो एक्सेसिवली जीनियस होते हैं कि उनके सामने ये चीजें थोड़ी सी रिसर्च। भाई किसी को नौकरी एक प्राइवेट कंपनी 8,000 रुपए की देता है। मैं तो कहता हूं, मेरा ही उदाहरण लेता हूं कि मेरे बॉस ने मुझको नौकरी दिया तो 50 बार दिल्ली फोन किया कि भाई आपके चैनल में काम करता था कि नहीं करता था, कि फ्रॉड है। 8,000 रुपए की नौकरी के लिए इतना वो होता है। मैं कहता हूं कि इतनी बड़ी हजार करोड़ रुपए की जिम्मेदारी मिल रही है तो एक खाली धूल फांक के दे देते हैं ये लोग कि भाई ये चेक वेक करते हैं कि भाई इसका क्या है इतिहास, क्या है हिस्ट्री, क्या है ज्योग्राफी, गणित क्या कहता है इस आदमी का। थोड़ा सा तो रिसर्च होता होगा। क्या मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं सुधीर श्रीवास्तव साहब? बिल्कुल बिल्कुल होता होगा। ये सारा जो भी हम लोग बात कर रहे थे कि गलत शपथ पत्र, सही शपथ पत्र वो जो लिया जाता है वो उसी के लिए लिया जाता है कि केवल लेके फाइल का शोभा नहीं बढ़ाता है शपथ पत्र। शपथ पत्र का मतलब है कि वो एक प्रिलिमिनरी एविडेंस हो गया कि वो आपके पास जो डॉक्यूमेंट आया उसका जांच भी करवा लीजिए कि उन्होंने कहा है कि नो क्रिमिनल एंटीजेंट पेंडिंग अगेंस्ट मी। तो इसका मतलब हो गया है कि वास्तव में ये पता कर ले कि इस व्यक्ति के खिलाफ कोई आपराधिक मामला है भी कि नहीं। कि शपथ पत्र का ये नहीं मतलब है कि मैं जो कहूंगा वो सही है, सही बात। उसका क्रॉस जांच भी जरूरी है, तभी वो पता चलेगा कि ये सही है कि गलत है। तो देखिए, ये पहली चीज तो ये सबसे मतलब सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है सबसे पहले कि इन आदमी को सबसे पहले इनको पद से हटा। देखिए, ये कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं थी और बहुत अच्छे नोट पर ये डिबेट खत्म हो रही है। मैं बहुत शुक्रिया कहता हूं प्रतुल जी का, बहुत शुक्रिया कहता हूं तनुज भाई का कि आपने मतलब इसको पॉलिटिकली नहीं जाने दिया। बात झारखंड की थी और अभी जब हम खत्म कर रहे हैं तो अमूमन ऐसा होता नहीं है। हम कोई मतलब शुरुआत करते हैं कृषि बिल पर और खत्म होता है धान चोरी पर। अमूमन ऐसा हमने यहाँ पर देखा है। लेकिन आज हमने भ्रष्टाचार पर शुरू किया और भ्रष्टाचार पर ही खत्म कर रहे हैं। बहुत अच्छे नोट पर खत्म कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस मामले में कार्रवाई होगी। ऐसा अभी इस मामले में बहुत कुछ है जो आने वाले दिनों में अमित जी के थ्रू हम आपको दिखाने वाले हैं। बहुत शुक्रिया प्रतुल शाहदेव साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर तनुज खत्री, बहुत शुक्रिया सुधीर श्रीवास्तव साहब और बहुत शुक्रिया अमित सिंह जी आपका। याद रखिएगा संजय सिंह जी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। छोटा नागपुर का खून है, इतने आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। आपने झारखंड का खून पिया है, न्यूज़ 11 भारत आपका खून पी करके रहेगा, आपको होटवार पहुंचवा के रहेगा। बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।